दिसंबर 25, 1999 इंडियन एयरलाइन हवाई जहाज IC 814 में नकाबपोश आतंकवादियों ने 174 यात्रियों को बंदी बना लिया। जहाज काठमांडू से दिल्ली के रास्ते में भारतीय हवाई क्षेत्र में बस थोड़ा ही आगे बढ़ा था और अभी हाल ही में आई नेटफ्लिक्स सीरीज देखने के बाद हम सभी को पता है कि भारत के अब तक के सबसे गंभीर हाईजैक मामले में क्या समझौते किए गए थे और अंत में सारे यात्री कैसे छूटे। लेकिन इस सीरीज ने आपको ये कहानी नहीं बताई कि कैसे कर्तव्यनिष्ठ मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन आतंकवादियों और उनके आकाओं को बेनकाब किया और उस मुंबई मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया जिसने IC 814 साजिश का हिस्सा रचा था और कैसे क्राइम ब्रांच ने देश को आतंक की बड़ी साजिश से बचाया, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम मुंबई क्राइम ब्रांच के जांच मिशन के पर्दे के पीछे आपको ले चलेंगे। तो सबसे पहले लाइक, कमेंट और शेयर तो कर ही दीजिए। हाईजैकिंग को 24 घंटे हो चुके थे और मुंबई के जॉइंट पुलिस कमिश्नर D शिवानंदन आतंकवादियों के बारे में एक भी सुराग न मिलने के कारण लाचार महसूस कर रहे थे। तभी अचानक किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं बल्कि मुंबई के महान योद्धा हेमंत करकरे थे, जो एक दशक बाद दुर्भाग्य से 2008 में 26/11 के भयानक मुंबई हमलों के दौरान ड्यूटी पर मारे गए थे। 26 नवंबर 2008 1999 में वे मुंबई के रॉ कार्यालय में पोस्टेड थे और उनकी टीम ने अभी अभी मुंबई के एक नंबर पर पाकिस्तान से एक फोन कॉल को इंटरसेप्ट कर पकड़ा था। सिवा, तगड़ी चीज हमारे कान लगी है। ये नंबर अब्दुल लतीफ का है। वो पाकिस्तान के किसी आदमी के संपर्क में है। क्या हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड है, कोई जानकारी, कोई प्रोफाइल? अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो हाथ लगा था और सिवा ने बिना वक्त जाए किए तुरंत 6 अलग अलग टीमें बनाई। एक को कॉलर की डिटेल्स और कॉल लॉग का ब्यौरा निकालने मोबाइल सेवा केंद्र भेजा। अब दूसरी टीम को 24 घंटे मोबाइल नंबर से कॉल के इंतजार में निगरानी रखने को कहा और कॉलर को शहर में ढूंढने के लिए 4 अलग टीमें बनाकर भेजा गया। जल्द ही फोन नंबर फिर से पाकिस्तान लगा। हालांकि तब 25 साल पहले की तकनीक ने सिर्फ ये बताया कि जुहू और मलाड के बीच लगे मोबाइल टावरों से सिग्नल आ रहा था, जो कि घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, क्योंकि इस इलाके के बीच 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन ध्यान से सुनने पर उन्हें एक साथ अजान और बहुत सारी गाय की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सुराग मिलते ही दोनों टीमों ने जुहू और मलाड के बीच हर वो गौशाला जो एक मस्जिद के पास थी उसकी तलाशी ली। फिर भी निराशा की बात थी कि उन्हें वहाँ एक भी संदिग्ध आदमी नहीं मिला। इस बीच हाईजैक का चौथा दिन था, लेकिन सरकार अभी भी सख्त थी। उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, हम उनकी मांगों को कतई नहीं मानेंगे। दिसंबर 28, 1999 5वें दिन शाम के 6 बज रहे थे और हताश अधिकारी जिन्हें अभी तक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला था दफ्तर से एक ब्रेक के लिए निकल रहे थे। तभी फोन नंबर मॉनिटरिंग टीम ने देखा कि नंबर एक बार फिर से सक्रिय हुआ है और उन्होंने तुरंत एकदम खामोश होकर कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और पहली बार उन्हें एक साफ आवाज सुनाई दी, बहुत ही हल्के पीछे के शोर के साथ। मेरे पास कैश की कमी है, जल्दी भेजिए। आधे घंटे रुकिए जनाब, मैं इंतजाम करके कॉल करता हूँ। बेचैन जासूसों ने सांस रोक कर पाकिस्तान से अगले कॉल का इंतजार किया। वे जानते थे कि ये वो सफलता हो सकती है जिसके लिए वो कई दिनों से बेताब थे। आधा घंटा तो नहीं पर 45 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। आप कहाँ रह रहे हैं जनाब? लेकिन ये मुंबई कॉलर इतना शाना था कि उसने अपनी सही लोकेशन का खुलासा नहीं किया। मैं जोगेश्वरी के आसपास। फिर आज रात 10 बजे आप मोहम्मद अली रोड पर शालीमार होटल चले जाइए। अंदर नीली जीन्स और धारीदार शर्ट पहने एक आदमी आपको पैसे देगा। ये सुनकर 9:30 बजे तक साधारण कपड़ों में 12 अधिकारी निहारी और कबाब के लिए मशहूर होटल के पास पहुँचे और बाहर ऐसी जगह पर छुपकर तैनात हो गए जहाँ से दरवाजे पर अपनी नजर गड़ाए रख सके। थोड़ी देर बाद नीली जीन्स और धारीदार शर्ट वाला आदमी संदिग्ध आदमी के साथ बाहर आता है। उसने एक टैक्सी रोकी और दक्षिण मुंबई की ओर रवाना हो गया, लेकिन अधिकारियों की पैनी नजर उस आदमी पर थी जिसे पैसे मिले थे। जल्द ही वो भी एक और टैक्सी में चला गया और अधिकारी अपनी प्राइवेट कारों में बैठ गए और उसका पीछा करने लगे। वो आदमी पास के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और शहर के भीड़ वाले इलाके की तरफ जाने वाली एक ट्रेन में सवार हो गया। वो पूरी तरह से अनजान था कि पुलिस उसका पीछा कर रही थी। कुछ अफसर उसके साथ उसी डिब्बे में पीछे आए और दूसरे आसपास के डिब्बों में। वो आदमी जोगेश्वरी स्टेशन पर उतरा और साथ ही सभी अधिकारी भी, लेकिन इस बार बगल के डिब्बों के अफसरों ने उसका पीछा किया जिससे कि उसे अपने डिब्बे के लोगों को अपने पीछे देख कोई शक न हो जाए। वहाँ से एक ऑटो रिक्शा ने उसे जोगेश्वरी वेस्ट की घनी आबादी वाली झुग्गी बाशिरबाग में छोड़ दिया और वो तंग गलियों की भूल भुलैया में गायब हो गया, अधिकारियों को मुश्किल में छोड़कर। अधिकारियों ने भी इस गली में जाने का सोचा, लेकिन अंदर जाने में खतरा लग रहा है। ये बस्ती के लोग बाहर वालों पे शक करेंगे जरूर। मगर सर, ये देश के लिए बहुत ही जरूरी मामला है, हमें रिस्क ले लेनी चाहिए। जज्बे के साथ वे चुपचाप कुछ दूरी पर अंधेरी तंग गलियों में उस आदमी का पीछा करने लगे।
फिर उस संदिग्ध आदमी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया, लेकिन तभी उच्च अधिकारियों के कॉल आने पर अफसर अंदर उसके पीछे नहीं गए। अभी रुक जाओ, हाईजैक संकट के खत्म होने का इंतजार करो, हम बातचीत में खलल डालने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए अगले 2 दिन 5वें और 6ठे सादे कपड़ों में अलग अलग अधिकारी अलग अलग स्थानों पर डेरा बसाए हुए थे, उस संदिग्ध की निगरानी करने के लिए और आसपास की गतिविधियों को देखने के लिए। 7वें दिन जैसे ही खबर आई कि भारत द्वारा 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को रिहा करने के बाद बंधकों को छोड़ दिया गया है, वैसे ही मुंबई क्राइम ब्रांच के कमिश्नर R.H. मेंडोसा ने शिवानंदन को हरी झंडी दे दी, जिससे कमांडो अधिकारियों की एक पूरी टीम ने मौके पर पहुंचकर उस घर पर धावा बोल दिया और 2 सोते हुए आदमियों पर झपट्टा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों हरामखोर थे अब्दुल लतीफ पटेल, जो मुंबई में IC 814 हाईजैक का मुख्य साजिश करता था, और उसका साथी रफीक मोहम्मद, एक पाकिस्तानी, जिनसे फिर सख्ती से पूछताछ की गई। कितना आदमी थे? बोल। साहब 3 जो पाकिस्तान से आए थे। इस जानकारी के साथ पुलिस ने बाकी 3 को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापे मारे, लेकिन तब तक वे हरामी भाग चुके थे। पूछताछ से वही घिसी पिटी कहानी सामने आई कि बेरोजगार अब्दुल का मौलाना मसूद अजहर के जहरीले भारत विरोधी भाषणों को सुनकर दिमाग खराब हो गया था और 1997 में आतंकवादी समूह हरकतुल अंसर के साथ POK में हथियार चलाना सीखने के लिए उसने LOC पार किया, जहां वो अपने साथी रफीक से मिला। 2 साल बाद बेरोजगार अब्दुल 5 और कमीनों के साथ ISI एजेंट के रूप में मुंबई वापस आ गया और उसने जोगेश्वरी पश्चिम में किराए का फ्लैट ले लिया। कुछ महीने बाद अक्टूबर 1999 की एक सुबह उनमें से 4 ने मलाड में कार का अपहरण कर लिया। फिर वे मुंबई के बोरीवली में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक की एक शाखा में गए और वहाँ शानों ने 7.5 लाख रुपए लूट लिए और एक बैंक कर्मचारी का ID कार्ड भी छीन लिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने प्रीपेड सिम कार्ड खरीदने के लिए किया। फिर उस नंबर से उन्होंने कराची फोन किया। फिर चोरों की सबसे पुरानी चाल, रिश्वत देकर उन्होंने एक मोटर ड्राइविंग स्कूल से जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए और फिर इसी के जरिए उन्होंने मुंबई के पासपोर्ट कार्यालय से कई पासपोर्ट भी तैयार करवा लिए। लतीफ 5 हाईजैकरों में से 2 गिरोह के सरगना सनी अहमद काजी और मसूद अजहर के भाई इब्राहिम अजहर के लिए पासपोर्ट बनवाने में सफल रहा, बेशक अलग नामों से। असल में 1999 में पाकिस्तान में लतीफ के हरकत वाले पाकिस्तानी आका मुंबई के शहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक विमान का हाईजैक करना चाहते थे, लेकिन रैगी के दौरान लतीफ घबरा गया। भाईजान, यहाँ सुरक्षा बड़ी सख्त है, नहीं हो पाएगा यहाँ से। इसलिए उन्होंने अपना प्लान बदल लिया और नेपाल में अपने सहयोगी यूसुफ नेपाली को काठमांडू से प्लेन को हाईजैक करने को कहा, जिसके ठिकानों के बारे में मुंबई को मजबूत हथकंडे अपनाने के बाद ही पता चला। यह नेपाली का छिपावा है। सर पता नहीं, बताता हूँ, वो मुंबई में ही है। नेपाली और उसकी पत्नी को भी मुंबई के जोगेश्वरी से ही गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में ये भी पता चल गया कि काठमांडू में सारा इंतजाम करने के बाद नेपाली मुंबई चला आया लतीफ से मिलने। पाकिस्तानी साजिशकर्ताओं ने 2 ISI एजेंट मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर को भी मुंबई भेजा और उन सभी ने मिलकर ये खतरनाक आतंकी साजिश रची, जिसके बाद ये 2 ISI एजेंट भी हाईजैकरों के गैंग में शामिल होने के लिए काठमांडू चले गए, जबकि बचे हुए लोग मुंबई में ही रहे ताकि हाईजैक के हर पहलू के बारे में कराची में अपने आकाओं को हर खबर पहुंचा सके। सरकार की प्रतिक्रियाओं से लेकर बंधक यात्रियों के लिए जनता की सहानुभूति तक सारी खबरें। लतीफ और नेपाली के किराए के घरों में भी हथियार और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा निकला, जिनमें से अधिकतर हथियार पहुंचाए थे पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में रहने वाले दिलीप कुमार भुजेल ने, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन और भी चौंकाने वाला था छानबीन के दौरान मातोश्री के नक्शे का मिलना, जो कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का बंगला था, जो एक भयानक हत्या की साजिश की तरफ इशारा करता था। फरवरी 2008 में पटियाला की एक विशेष CBI अदालत ने तीनों आतंकवादी लतीफ, नेपाली और भुजेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यहाँ अच्छी बात यह है कि लतीफ अभी भी पटियाला केंद्रीय जेल में सड़ रहा है, लेकिन बुरी खबर यह है कि नेपाली और भुजेल को 2014 में बरी कर जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि CBI IC 814 के हाईजैक की साजिश में उन दोनों की भूमिका साबित नहीं कर पाई। वैसे कह सकते हैं कि जांच पड़ताल में कुछ तो खामियां रही, जैसे नेपाली और भुजेल की रिहाई और ये सवाल कि पुलिस ने नीली जीन्स और धारीदार शर्ट वाले पाक एजेंट का पीछा क्यों नहीं किया। मगर ये केस आज भी मुंबई पुलिस द्वारा हल किए गए सबसे हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज मामलों में से एक है, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में होना चाहिए जब भी IC 814 की बात हो।